आज का हमारा टॉपिक है बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा इंक्रीज करना है। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन टू डीकार्बनाइज सेक्टर्स लाइक सीमेंट, स्टील्स एंड रिफाइनरीज। देखो, हाइड्रोजन जो होता है एक वन ऑफ द मोस्ट क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है। और अगर हमें कार्बन को हटाना है इन सेक्टर से तो हाइड्रोजन एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन के साथ होता है ना, H2O के साथ, तो वहाँ से और कहीं और से भी जब हमें हाइड्रोजन लेना पड़ता है तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हमारी लगती है, तो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। हाइड्रोजन काफ़ी टाइप का हो सकता है, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। इसके अलावा वी हैव ब्लू हाइड्रोजन, वी हैव ब्राउन हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन। एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जो हाइड्रोजन होता है अलग अलग कलर्स, ये क्यों आए जाते हैं कि किस मेथड से वो हाइड्रोजन बनाया गया है। ब्लू हाइड्रोजन में कैसे होता है कि मेड फ्रॉम CH4 मतलब मीथेन, CO2 इज कैप्चर्ड एंड स्टोर। तो यहाँ पे जो CH4 है मीथेन, यहाँ पे H दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ से मीथेन से जो हाइड्रोजन लिया जाता है वो ब्लू हाइड्रोजन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, मेड फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे जो रेन्यूएबल एनर्जी है उससे ये हाइड्रोजन बनाया जाता है। यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता। ब्राउन हाइड्रोजन बहुत ही पॉल्यूटेड होता है क्योंकि ये कोल से बनाया जाता है, तो यहाँ पे CO2 एमिट होता है एटमॉस्फेयर में। ग्रे हाइड्रोजन भी मीथेन से बनाया जाता है CH4, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर नहीं किया जाता, सो इट इज एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे सबसे एफिशिएंट है ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बाद आप देख सकते हो ब्लू हाइड्रोजन, फिर ग्रे एंड लास्ट में लीस्ट एफिशिएंट और कार्बन न्यूट्रल है ब्राउन हाइड्रोजन। तो ये लिखा है पवन ने। Prime Minister Narendra Modi recently announced that India would aim for net zero carbon emissions by 2070। तो ग्लासगो वाली COP16 में PM मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया का एम क्या है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कब तक, बाय 2070। अब हमने देखा है जो USA जैसे कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है उनका टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का बाय 2050। चाइना का टारगेट है बाय 2060 और इंडिया जैसी कंट्री का टारगेट है बाय 2070। द अनाउंसमेंट वाज गिवन क्रेडेंस बाय द कंट्रीज सोलर अचीवमेंट सिंस 2015। तो क्रेडेंस का एक बार मीनिंग देखेंगे। क्रेडेंस का मतलब होता है कि बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू, कि ये सच मान लेना। तो ये जो अनाउंसमेंट है इसको सबने बिलीव कर लिया कि ठीक है ऐसा होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने जो सोलर अचीवमेंट किया है, मतलब सोलर वाली फील्ड में जो भी अचीव किया है उसको एज अ बेस रखते हुए ये अनाउंसमेंट को भी क्रेडिबिलिटी दे दी गई है। इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी whose policies and actions are on track to limit the global average temperature rise below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels as envisioned in the Paris Agreement। देखो, मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, लेकिन मेजर इकोनॉमीज आर नॉट ऑन ट्रैक टू लिमिट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेके अब तक जो भी टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1.5 सेल्सियस अपर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट है 2 डिग्री सेल्सियस। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो हमें ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम अपना ट्राई करके, अगर फिर भी उससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब इन एनी केस, तो 2 डिग्री सेल्सियस से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ये वाला जो टारगेट है ये पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है जो इंडिया अच्छे से फुलफिल कर रहा है और इंडिया ट्रैक पे है इस टारगेट के। इंडिया हैज़ अ हेड स्टार्ट। As of now, 75% of India's energy demand is met by
कोल एंड ऑयल इंक्लूडिंग इम्पोर्ट्स। तो 75% इंडिया की एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास कोल है और ऑयल है। इसमें हम जो इम्पोर्ट किया है ऑयल वो सब भी इंक्लूड कर देते हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। क्यों एक्सपेक्ट है? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। Therefore, the synergy between renewable energy and the green hydrogen must be tapped to tackle the dependence on fossil fuels and take greater advantage of India's solar capacity। देखो, जो सिनर्जी है रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनती है? रेन्यूएबल एनर्जी से, और ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फ्यूल है हमारा। तो ये जो सिनर्जी है इसको हमें टैप करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, क्या फॉसिल फ्यूल्स, कोल और ऑयल, ये जो डिपेंडेंस है ये कम हो जाए एंड टेक ग्रेटर एडवांटेज ऑफ द इंडियाज सोलर कैपेसिटी। और इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी, देखो रेन्यूएबल एनर्जी में आ जाती है आपकी सोलर कैपेसिटी भी, तो इंडिया की जो भी सोलर कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम एडवांटेज करना है और उसी से हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की कोशिश करनी है, ताकि जो हमारा डिपेंडेंस है कोल पे, ऑयल पे, वो सब हमारा कम हो जाए। हाइड्रोजन, green hydrogen in particular, is a crucial weapon in India's arsenal to fight climate change, as it improves the long-term and energy storage capabilities of renewable energy। देखो, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को इतना ज़्यादा एम्फोसिस क्यों दिया गया है? क्योंकि जो हमारी रेन्यूएबल एनर्जी है वो हम बना रहे हैं, लेकिन उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ अभी हमारी नहीं है। लेकिन अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी को ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो क्लाइमेट चेंज से तो ये फाइट करेगा, साथ में हमारी स्टोरेज कैपेसिटीज़ को भी इंक्रीज़ करेगा, हमारी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम रेन्यूएबल एनर्जी जो अब ये हम स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सनलाइट है वो दिन में ही निकलती है, विंड एनर्जी है वो जब हवा चलती है तभी चलती है, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको हम स्टोर करें, लेकिन उस एनर्जी का यूज़ करके हम ग्रीन हाइड्रोजन को तो स्टोर कर सकते हैं। तो हम ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ वीपन यूज करना है टू फाइट क्लाइमेट चेंज और टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म स्टोरेज कैपेबिलिटीज। द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो द मोस्ट promising solution to decarbonize sectors like सीमेंट, स्टील्स एंड रिफाइनरीज। देखो, इन सेक्टर्स की बात इसलिए की गई है जो सीमेंट, स्टील और रिफाइनरीज हैं, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग सेक्टर्स। और सिंपलेस्ट एलिमेंट बताया गया क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आई थिंक 1 ही होता है, तो बहुत सिंपलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन भी है हमारे इन सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करने का। तो हाइड्रोजन कैन प्रोवाइड द लोवेस्ट कोस्ट डीकार्बनाइजेशन सॉल्यूशंस फॉर over a fifth of the final energy demand by mid century। जो हाइड्रोजन है वो लोवेस्ट कोस्ट डीकार्बनाइजेशन सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर ओवर अ फिफ्थ, 1/5 ऑफ द फाइनल एनर्जी डिमांड बाय द मिड सेंचुरी। इसका मतलब है बाय 2050 जो 1/5 जो हमारी एनर्जी डिमांड है वो हाइड्रोजन के थ्रू पूरी की जा सकती है, contributing a cumulated reduction of 80 gigatons of carbon dioxide and is thus an essential solution to reach the 1.5 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट सिनेरियो। तो ये अगर हम हाइड्रोजन का यूज़ करें तो 80 गीगाटन तक कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा सोल्यूशन माना गया है ग्रीन हाइड्रोजन, अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अचीव करना है। रेड, अब ये सब कहाँ लिखा है? रेड अ रीसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन काउंसिल। तो हाइड्रोजन काउंसिल की ये स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए ये काफ़ी लोवेस्ट कोस्ट सोल्यूशन बन सकता है बाय 2050। Several major economies which are adopting legislation to reduce carbon emissions are also catalyzing होता है इंक्रीज कर देना स्पीड, ग्लोबल एफर्ट्स टूवर्ड्स ट्रांजिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, मेजर इकोनॉमीज है जिन्होंने कानून बनाए हैं कि उनको कार्बन रिड्यूस करना है, वो भी जो भी ग्लोबल एफर्ट्स हैं उनको
कहाँ किस तरफ लेके जा रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए रादर देन फॉसिल फ्यूल्स। तो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका भी यही टारगेट है कि कैसे वो इजीली ट्रांजिट कर सकें टू ग्रीन हाइड्रोजन। अ लो कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जनरेट हाइड्रोजन through electrolysis, the splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। देखो, लो कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात यहाँ पे कर रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी की। तो रेन्यूएबल एनर्जी मैंने बताया था जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, मतलब रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो लो कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है हाइड्रोजन को जनरेट करने में। कौन सी प्रोसेस से हाइड्रोजन बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, H2O जो वाटर का फॉर्मूला होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, उसमें H अलग आ जाता है, O अलग आ जाता है। तो O से बन जाता है ऑक्सीजन O2 से, और H से बन जाता है हाइड्रोजन। तो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनाया जाता है। द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज कोडेड विद द कलर। देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि जो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको एक कलर कोड दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रोडक्शन, की किस मेथड से वो प्रोड्यूस की गई। वाइल हाइड्रोजन जनरेटेड थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज ग्रीन, it is blue when the carbon generated from the process is captured and stored without dispersing it in the atmosphere। तो ब्लू हाइड्रोजन कब होगा, जब कार्बन जनरेट हो रही है उसको स्टोर कर रहे हैं साथ में, मतलब किसी भी सोर्स से हम हाइड्रोजन बना रहे हैं लेकिन साथ में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दे रहे, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रहा है उसको साथ में स्टोर कर रहे हैं विदाउट डिस्पर्सिंग इट इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद व्हेन द कार्बन इज नॉट कैप्चर्ड, अगर कार्बन को हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो जो भी हाइड्रोजन जनरेट होगा वो ग्रे हाइड्रोजन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ब्लू हाइड्रोजन में कैप्चर होता है कार्बन और ग्रे हाइड्रोजन में कार्बन को एमिट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। Nearly 70% of the investments required to produce green hydrogen through electrolysis goes into generating renewable energy। तो कोस्ट यहाँ पे कहाँ आती है, ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने की कोस्ट 70% रेन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने की कोस्ट में ही इंक्लूड हो जाती है। अगर आपके पास ऑलरेडी रेन्यूएबल एनर्जी सेटअप है तो आपको ज़्यादा कोस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी इन प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। With India's solar capacity increasing nearly 3,000 times in less than a decade, the cost of solar energy has reached a low of rupees 2 per kilowatt. I don't know what it is, kWh. Let me check. Kilowatt, किलोवाट आगे क्या है, किलोवाट ही है ये, ठीक है। तो हमने देखा कि एक डिकेड में मतलब 10 साल के अंदर ही इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है वो 3000 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। इस वजह से इंडिया के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकता है। देखो ऑलरेडी हमारा जो रेन्यूएबल एनर्जी सेटअप है वो तैयार है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी कम हो गई क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो उसकी कॉस्ट भी ₹2 किलोवाट हो गई है। दिस गिव्स इंडिया यूनिक हेड स्टार्ट इन स्केलिंग अप द यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो इंडिया के पास ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट है, वो आराम से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 70% कॉस्ट तो इंडिया ने ऑलरेडी बियर कर ली है बाय प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया कैन रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस and make a dent in its annual import bill by developing a value chain for hydrogen from its production to its diverse applications including production technologies, storage, transport and distribution, infrastructures, ports, refueling stations, vehicular appliances and electricity gas grid। अब देखो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अपना कार्बन एमिशंस रिड्यूस कर सकता है, अपने इंपोर्ट बिल्स को घटा सकता है बाय डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन की वैल्यू चेन्स किस सेंस में, देखो अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हो तो जिस एरिया में आप कोल यूज़ करते थे उस एरिया में आप ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर सकते तो ऑलरेडी इंपोर्ट बिल आपका कम आ जाएगा। इसके साथ साथ में अगर आप कहीं से इंपोर्ट करते तो आप वो जहाज लेके जाते हो साथ में,
ठीक है, शिप्स पानी वाले, उसका भी फ्यूल लगता है, पोर्ट्स के मेंटेनेंस का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खर्चा, स्टोर करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो बिल्स आ रहे हैं, इसको कम किया जा सकता है। साथ में हम अपनी हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन जो हम बना रहे हैं, उसको डाइवर्स चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज बनाने में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने में। तो सब जगह यहाँ पे जो कोल जिस जगह यूज़ होता था उस जगह पे ये ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, रिफाइनरीज। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? गवर्नमेंट फंडिंग and long-term policies that attracts private investments within the standards and a progressive compliance framework are essential to boost the green hydrogen. तो ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हमें बूस्ट करना है, अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को फंड करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे प्राइवेट सेक्टर्स अट्रैक्ट हो और इन्वेस्ट करें, ठीक है। हाइड्रोजन्स क्रॉस सेक्शनल कैपेबिलिटीज should be exploited according to each sector's cost and ease of adoption. अब देखो, हाइड्रोजन क्रॉस सेक्टोरल कैपेबिलिटीज का मतलब होता है कि हाइड्रोजन अलग अलग सेक्टर्स में यूज किया जा सकता है, और ये हमें क्या करना है? एक्सप्लोइट करना, मतलब पता लगाना है कि किस सेक्टर्स की कितनी कॉस्ट है, कितनी इजीली हम किस सेक्टर्स में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अ फ्यू की सेक्टर्स विद लो ट्रांजिशन कॉस्ट सच एज रिफाइनरीज, fertilizers, natural gas should be mandated to use hydrogen to bring down cost as part of near term goals. अब देखो, जिन सेक्टर्स में हमें पता है कि इजीली ट्रांजिशन हो सकता है, जो अभी करंट हम मान लो कोल यूज कर रहे हैं, तो कोल को हटा के हम बहुत इजीली ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सेक्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर सेक्टर्स, नेचुरल गैस सेक्टर्स। तो यहाँ पे हमें मैंडेटरी बनाना है कि आप अब से हाइड्रोजन यूज करोगे, और ये हमारा नियर टर्म गोल होना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है, रिसेंट। न्यू डिमांड फ्रॉम स्टील, सीमेंट, रोड मोबिलिटी शुड बी मैंडेटेड एज पार्ट ऑफ मीडियम टर्म गोल्स। अब मीडियम टर्म्स गोल्स हमारे होंगे कि हम इन सेक्टर्स में, जैसे स्टील, सीमेंट, रोड मोबिलिटी, इन सेक्टर्स में भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करें। हैवी ड्यूटी व्हीकल शुड रिसीव स्टेट एंड सेंट्रल इंसेंटिव्स। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को सेंटर और स्टेट्स के इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। शिपिंग, एविएशन, एनर्जी स्टोरेज एंड सोल्यूशन टुवर्ड्स पावर intermittency should be mandated to use green hydrogen in long run. अब लॉन्ग रन में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किन किन सेक्टर्स को करना चाहिए? जो शिपिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो इजीली एकदम से कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत हमें इंजन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। एविएशन सेक्टर्स हैं, एनर्जी स्टोरेज सेक्टर्स, सॉल्यूशंस। तो इन सब सेक्टर्स में भी हमें ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करना है लॉन्ग टर्म में। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हम शॉर्ट टर्म में किस सेक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम टर्म में किस सेक्टर में, और लॉन्ग टर्म में किस सेक्टर में। Enforcing time-bound mid and long-term policies would inspire the private sectors to invest more in green hydrogen and give the boost it requires in its nascent stages. देखो, अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि जिसमें टाइम बाउंड गोल हो कि इस सेक्टर्स में इतने टाइम तक ग्रीन हाइड्रोजन कंपलसरी है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी पता होगा कि जो भी इंडस्ट्री है, ये इनकी मजबूरी है कि उनको ग्रीन हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्ट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन में, क्योंकि उनको पता है कि इनको खरीदना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, इसलिए हम बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो भी ग्रीन हाइड्रोजन है, उसको जितना पैसा चाहिए वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि अभी किस स्टेज में है? नेसेंट, अभी डेवलप हो रही है, ठीक है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इंडियाज करंट ग्रे हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज 6 मिलियन टन्स पर एनम विच इज अराउंड 8.5% ऑफ ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन। तो इंडिया का जो ग्रे हाइड्रोजन प्रोडक्शन, अब यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ग्रे है। ग्रे हमने बताया था क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन बनाते हैं लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको कैप्चर नहीं करते हैं, तो वो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 6 मिलियन टन्स है पर एनम हर साल। और पूरे अगर ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन की बात करें तो 8.5% इंडिया में बनता है। इंडिया को ये रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर नहीं करते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज होने देते हैं। तो इंडिया को ये सब रिप्लेस करना पड़ेगा विद इट्स ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड अमोनिया, ठीक है। अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा?
इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ग्रे हाइड्रोजन की बजाय ग्रीन हाइड्रोजन में उसको बनानी पड़ेगी और हमारा जो अमोनिया का इंपोर्ट है उसको कम करना पड़ेगा। It should aim to produce 4 से 6 million tons of green hydrogen per annum by the end of decade। तो इंडिया का जो एम है वो ये होना चाहिए कि इंडिया 4 से 6 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन एक साल में बनाए इस डिकेड के एंड में। इस डिकेड के एंड में मतलब बाय 2030, और एक्सपोर्ट करे एटलीस्ट 2 मिलियन टन्स पर एनम, और हर साल 2 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट करने के लिए उसके पास हो। India has already taken the first steps with Indian Oil Corporation floating a global tender to set up 2 green hydrogen generation units at Mathura एंड पानीपत रिफाइनरीज। तो इंडिया ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, पहला स्टेप ले लिया है। इंडियन ऑयल कंपनी ने टेंडर्स निकाले हैं कि मथुरा और पानीपत रिफाइनरीज में जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं इन टेंडर्स के लिए। एट प्रेजेंट more than 30 countries have hydrogen roadmap and over 200 large scale hydrogen project across the value chain। तो आज के टाइम पे हम देखें तो 30 कंट्री से ज़्यादा है जिनके पास हाइड्रोजन रोड मैप है, मतलब जिनको पता है वो कैसे हाइड्रोजन बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में। और आज के टाइम पे 200 से ज़्यादा लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं। इफ़ ऑल द प्रोजेक्ट्स कम टू फ्रूटिशन, total investment will reach $300 billion in spending by 2030। अगर सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होगी वो $300 billion होगी by 2030। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव कमिटेड to more than $70 billion in public funding according to Hydrogen Council to develop a hydrogen economy। तो हमारी गवर्नमेंट मतलब पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट, एक हाइड्रोजन काउंसिल है वर्ल्ड वाइड जो बनी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो हाइड्रोजन काउंसिल्स के अकॉर्डिंग तो जो पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हैं सबका अगर हम टोटल मिला दें तो उन्होंने $70 बिलियन से भी ज़्यादा फंड करने की बात की है फॉर डेवलपिंग हाइड्रोजन। विद इट्स abundant and cheap solar energy, India has upper hand to tap into these investments and lead global efforts in transition to green hydrogen। अब इंडिया के पास अपर हैंड क्यों है, इंडिया के पास ज़्यादा बेनिफिट क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा भी है और सस्ती भी हो गई है बिकॉज ऑफ इट्स एबेंडेंट प्रोडक्शन। इसलिए इंडिया को अब जल्दी से ग्रीन हाइड्रोजन में ट्रांजिट करना चाहिए और जो भी ग्लोबली एफर्ट्स हो रहे हैं उनको लीड करना चाहिए, मतलब सबसे आगे इंडिया चले उसमें, और ताकि बाकी कंट्रीज भी इंडिया से इंस्पिरेशंस लें और करें।